अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, आपने प्रीवियस लेक्चर लिया है जिसमें आपके पास डेटाबेस के ना डिफरेंट कंसेप्ट थे। वहाँ पे आपने डिस्कस किया कि क्यूरीज, टेबल्स, डेट्स, ऑल रोज क्या होती हैं, कॉलम्स, फील्ड। वो आपका एक बेसिक लेक्चर था डेटाबेस के बारे में। और उस लेक्चर में वो सब कुछ रो, क्यूरीज, टेबल डिफाइन करने का मकसद ये था कि आगे आपने सारा वर्क ही रो टेबल में करना है। इस वजह से उस लेक्चर में वो सारी चीज़ें डीपली डिफाइन की गई थी। तो थ्योरी का क्वेश्चन होता है डेटाबेस का, लेकिन ऑलमोस्ट आपने कंसेप्ट बच्चे क्लियर करने हैं, क्योंकि हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं पेपर्स के। एक ईआरडी का क्वेश्चन होता है, उसके साथ एक थ्योरी का बी पार्ट होता है। दूसरा एसक्यूएल का क्वेश्चन होता है, उसके साथ थ्योरी क्वेश्चन बी पार्ट्स होते हैं। एसक्यूएल प्रैक्टिकली क्वेश्चन होता है। थर्ड हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन होता है, उसी के साथ बी पार्ट जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन है। तो दोनों चीज़ों को अपने साथ साथ लेके जाना है। इस आपके पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डिस्कस हो रही है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। आज हम बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस कौन सी है और वो किस तरह की होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ये बात है कि पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस होती है जो ओनली सिंगल यूज़र क्रिएट करता है। ओनली एक ही पर्सन उसे क्रिएट करते हैं और ये डेटाबेस ओनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं या स्मॉल बिजनेस यूज़ करते हैं। पर्सनल डेटाबेस कभी भी आपका डाटा जो है वो लॉन्ग या लार्ज नेटवर्क्स पे नहीं एस्टेब्लिश करवाती। ये बेसिकली लैन को सपोर्ट करते हैं, सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसमें आपके पास मल्टी यूज़र असेस हो सकते हैं, लेकिन एक ही सिंगल यूज़र होता है जो उनको असेस अलाउ कर रहा होता है। बेसिक इसकी आप एग्जांपल ये ले लें कि कोई भी छोटा लेवल का बिजनेस है, छोटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने डाटा को ऑथोराइज करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अभी आप देखते हैं कि जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस है वो 2 ही कैटेगरीज पे क्रिएट होती है। या तो आपके पास GUI में क्रिएट होगी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में। इन दिस केस के ये ओनली पर्सनल डेटाबेस है, यानी पर्सनल ग्राफिक इंटरफेस के लिए यूज हो सकती है। या फिर आप इसको ये कर लें कि DB डेटाबेस में या रिलेशनल RBS में या DBMS में या पैराडॉक्स वगैरह में बेसिक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट करती हैं। बाकी ये लोकल एरिया नेटवर्क्स है, लैन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, इसमें वैन की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास लार्ज लेवल पे नहीं यूज हो सकती। ओनली अगर इसका यूज़ है तो पर्सनल है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क ग्रुप डेटाबेस। वर्क ग्रुप डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस है जो मैक्सिमम 2 to 25 पीपल यानी 2 या 20 या 25 लोगों के दरमियान क्रिएट होती है। ये हमारे पास वैन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये ऐसी डेटाबेस है जो ऑलमोस्ट लार्ज लेवल पे यूज़ हो सकती है। इसकी आप एग्जांपल ये ले रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लाइंट्स कंप्यूटर्स हैं या मिनिमम सर्वर कंप्यूटर्स हैं, तो एक ही कंप्यूटर के पास सर्वर कंप्यूटर जो है उसके पास वर्क ग्रुप डेटाबेस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट आपके पास जो डाटा शेयर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल आपका जो नादरा के पास डाटा है वही आपका मोबाइल कंपनीज के पास भी डाटा होता है। शायद ये मैंने एग्जांपल पहले भी डिस्कस की है। तो वो एज ए वर्क ग्रुप डाटाबेस क्रिएट होती है, यानी नादरा से आपका CNIC असेस हो के मोबाइल कंपनीज आपके सिम को रजिस्टर करती हैं या किसी भी नेटवर्क को। ये देखिएगा आपके पास वर्क ग्रुप डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। ये आपके पास सर्वर डाटा चेंजेस होती हैं, इसके अलावा इसमें सर्वर डाटा ऑफ कॉपीज होती हैं। ये देखें, एक फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट A है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट B और C हैं, 3 क्लाइंट्स हैं एज ए वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में मैक्सिमम 25 क्लाइंट एक ही टाइम में काम कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक कैसा ये वाला कंप्यूटर जो है वो सर्वर PC के तौर पे काम कर रहा है। अब ये कंप्यूटर एज अ वर्क ग्रुप डेटाबेस है। अब क्लाइंट A का भी सारा रिकॉर्ड वर्क ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है, क्लाइंट B का भी सारा डाटा जो है वो वर्क ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है एंड क्लाइंट C का भी। तो बेसिकली ये बात आपने क्लियर की है कि पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल डेटाबेसेस ऐसी डेटाबेस होती हैं जो ओनली सिंगल यूजर असेस कर सकते हैं, ओनली स्मॉल बिजनेस भी होती हैं। जब आप बात करते हैं वर्क ग्रुप की, तो वर्क ग्रुप एक ऐसी डेटाबेस है
जिसमें मल्टीपल यूजर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक सर्वर यूजर होता है। वो एक ऐसा यूजर है जो मिनिमम या मैक्सिमम आप ये देखें कि टू मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 25 होते हैं। मिनिमम 2 से लेकर 25 अथोराइज यूजर्स को एक ही टाइम में कनेक्ट करवा देते हैं। तो वो आपकी क्या है, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस। देखिए वर्क ग्रुप में हमारे पास क्या है, एज ए पीयर टू पीयर नेटवर्क काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये चीज एज ए पीयर टू पीयर नेटवर्क एज ए कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो आप मल्टीपल पार्टिसिपेट्स को अलाउ कर सकते हो। यानी कि वो आपके मल्टीपल पार्टिसिपेट जो है वो फाइल एक्सेस भी कर सकती हैं, सिस्टम रिसोर्स जिसमें प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, स्कैनर्स भी, कुछ भी अनदर जो सिस्टम के रिसोर्स होते हैं, फाइल एक्सेट्रा, तो वो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब वर्क ग्रुप जो डेटाबेसेस होती हैं उन्हें बेसिकली डोमेन सपोर्ट कर रही होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या चीज़ है। आपने ये बात क्लियर की है कि सिंगल यूजर डेटाबेस या पर्सनल डेटाबेस में ओनली 1 पर्सन होता है। तो वर्क ग्रुप में अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो वो किसी अथोराइज पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड डाटा शो हो रहा है या शेयर हो रही है पार्टिसिपेट्स में फाइल्स, तो वो थ्रू डोमेन्स हो रही हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज आर डोमेन, कि डोमेन बेसिकली है क्या। डोमेन बेसिकली एक सब नेटवर्क्स है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें क्लाइंट भी हो सकते हैं और सर्वर भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास सेंट्रल सिक्योरिटी डेटाबेस होती है, यानी आपके पास डोमेन एज ए सेंट्रल सिक्योरिटी डेटाबेस है जो डिफरेंट क्लाइंट्स को सपोर्ट्स कर रही हैं। बात क्लियर हुई है आपके पास कि वर्क ग्रुप को बेसिकली डोमेन सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरप्राइज डेटाबेसेस। इंटरप्राइज हमारी स्टैंडर्डाइज डेटाबेसेस होती हैं जो हमारी बेसिकली स्पेसिफिक किसी प्लान के और किसी कंपनी की एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के लिए यूज होती हैं। ये हमारी ऐसी डेटाबेसेस हैं जिन्हें हम EAD या इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेटाबेस कह सकते हैं। ये हमारी कंपनीज की इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज होती हैं, एफिशिएंसी के लिए यूज होती हैं। ये हमेशा बहुत बड़े जो बिजनेस होते हैं, जैसे किसी की ओरेकल लेवल की बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर के, तब आपके पास इंटरप्राइज डेटाबेस यूज होती है। ये आपका चैप्टर 1 में है सारी चीजें, और आज आपका इंशाल्लाह चैप्टर 1 जो है वो क्लोज हो जाएगा। इंटरप्राइज डेटाबेस बेसिकली ऑपरेशनल डेटाबेस होती है, OLTP जिन्हें हम कह सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग बिजनेस टेक्निक के लिए या अकाउंटिंग के लिए या ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। अभी ही मैंने आपसे बात की है कि इंटरप्राइज ऑलमोस्ट बैंक यूज करते हैं। दूसरी है हमारे पास डेटावेयर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं डेटावेयर्स की। डेटावेयर हाउस या OLP हमारी ऐसी डेटाबेसेस हैं जो इंटरप्राइज को सपोर्ट कर रही हैं, जो बेसिकली एनालाइजिंग के लिए यूज होती हैं, सॉर्टिंग के लिए यूज होते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल इमेजेस मैंने आपके सामने रखी है। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट होल्डर है, एक DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन है एंटरप्राइज का, जो कि आपके पास इसको हैंडल कर रहा है एंटरप्राइज। इस अकाउंटर का क्या है, आपके पास डिफरेंट जो हैं अकाउंट्स हैं, वो PS के हैं, HMS के हैं। अब सारे के सारे जो हैं कहाँ पे डाटा स्टोर हो रहे हैं, एज ए एंटरप्राइज ऑपरेशनल डेटाबेस में। उसके अलावा आपके पास ये डाटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल डेटाबेस का। तो ये हमारे पास बेसिकली बिजनेस के लिए यूज हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज हो रहे हैं और ट्रांजैक्शंस केसेस के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस। कमर्शियल डेटाबेस वो होती हैं जो कमेरिकल यूज होती हैं, बिजनेस के लिए यूज होती हैं, सेलिंग और कस्टमर के पर्पस के लिए यूज होते हैं। आपने ये बात देखी है कि सेलिंग या कस्टमर का जो भी आपके पास रिकॉर्ड होता है प्रोडक्ट्स का, आप प्रोडक्ट चाहे परचेज करते हो चाहे सेल करते हो, वो कमर्शियल डेटाबेस के थ्रू आपके पास रिकॉर्ड आता है। उसमें आपके पास एक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। किसी भी आप जो बड़े होते हैं कैश एंड कैरी के स्टोर्स एक्सेट्रा, जिनसे आप चीज़ें जो है ना वो परचेज करते हो, तो आपको एक स्लिप जनरेट होके आती है। उस स्लिप में आपका आइटम नंबर होता है, आइटम प्राइस होती है, आइटम क्वांटिटी होती है, 3 ऑप्शन बनी होती हैं। वो तीनों बेसिकली डेटाबेस में क्रिएट होती हैं। वही कमर्शियल डेटाबेस होती है, वो उनका SQL सर्वर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट SQL सर्वर यूज होता है।
स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जब आप चीज़ें परचेज करते हो तो वो कंप्यूटराइज डेटाबेस के थ्रू आपका डाटा इंटर करके आपको स्लिप में उसकी क्वांटिटी, प्राइस, प्रॉपर एक रिजल्ट देते हैं। ऑलमोस्ट मेगा मार्स में या आप जितनी भी ब्रांडेड शॉप्स हैं, जे डॉट हो गई, डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले लें, कार्डी की निशान, इन सब का जो है ना वो डाटाबेस में रिकॉर्ड होता है। इन सब की एक डाटाबेस यूज़र होता है जो डाटाबेस को ना हैंडल कर रहा होता है, जो पूरी डे की कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की डाटाबेसेस होती हैं और वो कस्टमर डाटाबेसेस होती हैं। इस डाटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमारी जो कमर्शियल डाटाबेसेस होती हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइज का डाटा ऐसे डेवलप्स करती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, लाइक यूटिलिटीज इंफॉर्मेशन होती हैं, प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन होती हैं। ये आपने देखी है अभी तक जो बात, वो क्या थी कि डाटाबेस की टाइप्स थी। कितनी टाइप्स थी? पर्सनल डाटाबेस थी, उसके अलावा दूसरी वर्क ग्रुप डाटाबेस थी जो मैक्सिमम 25 लोगों के ग्रुप में क्रिएट होती थी, एंटरप्राइज डाटाबेस थी, और लास्ट आपने क्या देखी है? कमर्शियल डाटाबेसेस जो कमर्शियल मार्केट कस्टमर केयर्स के लिए यूज़ होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा मैंने बनाया है और ये आपकी बुक के रिलेटेड सारा डाटा है, बुक से ही ऑलमोस्ट जो है ना वो डाटा लिया जा रहा है। तो इसमें से ये है कि क्वेश्चन लाजमी आता है, आपसे टाइप डिस्कस हो सकती हैं। इसी वजह से मैंने स्टार में ये बात की है कि एक क्वेश्चन थ्योरी का होता है जो आपने अटेम्प्ट करना था, एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है और दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह करना होता है। अच्छा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूज़र। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ डाटाबेस देखी, तो आप भी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूज़र कौन कौन सी हैं, कौन कौन से यूज़र डाटाबेस को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 3 यूज़र हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस प्रोग्राम को। Applications क्या है? A database application is a computer programs whose primary process is entering and retrieving information from computerized database। कि एप्लीकेशन प्रोग्राम एज आ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइमरी प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन आपकी इंटर भी कर रहे हैं एंड रिट्रीव भी कर रहे हैं। अब आपके पास जो डाटाबेस एस्टेब्लिश हुई थी, जो आपके पास एग्जांपल्स डाटाबेस की आई थी, फर्स्ट डाटाबेस आपके पास 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी जिसमें आपके पास एज ए एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्क किया। हमारे पास ना डाटाबेस 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड होती है, एक ओरेकल डाटाबेस होती है, एक एसक्यूएल डाटाबेस होती है, एक एक्सेस डाटाबेस होती है। आपके लेवल की एक्सेस डाटाबेस है, ओरेकल बैंकिंग के लेवल की है, एंड एसक्यूएल सर्वर कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए यूज होती है। तो पीछे मैंने आपका जो लेक्चर दिया ना प्रीवियस, उसमें मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर सिखाए हैं कि डाटाबेस की यूं वाला इंटरफेस होता है। आपका रिटर्न पेपर है, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी बताया जाएगा, लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस रनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेब सर्वर कंप्यूटर है, उसमें आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं डाटाबेस के। एप्लीकेशन प्रोग्राम ए चल रहे हैं, बी, एस, ये सारे के सारे किस पे सपोर्ट होते हैं? इंटरनेट पे ना। अब ये क्या है? ब्राउजिंग हो रही है इनकी डिफरेंस, और ये रिकॉर्ड कहाँ पे जा रहा है? डाटाबेस सर्वर्स में। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आइटम की अगर डाटाबेस है, जहाँ पे मैंने बात की थी पीछे कि एक हमारी कमर्शियल डाटाबेस होती है। अगर आपके डिफरेंट आइटम्स हैं ए, बी, सी, डी, ई और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, हर में आपके पास क्या है? डाटाबेस मैनेज हो रही है। आगे जो है हमारी बात हो रही है एंड यूजर्स की। एंड यूजर्स वो वाला यूजर होता है जो डाटाबेस को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट डिपेंडेंट्स होती हैं, असेसिंग्स होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होती हैं। जहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कि एंड यूजर्स में हमारे पास DML क्यूरीज होती हैं। आपके इंशाल्लाह लेक्चर्स फॉरवर्ड होंगे क्यूरीज पे, तो बेसिक तो आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि DML क्या है। लेकिन जहाँ पे मैं आपको इतना इसका आइडिया दे दूँ कि DML होती है डाटा मॉडलिंग होती है डाटा की। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम इसे बेसिक कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है कि ये एक डाटा का ऐसा बेनिफिट होता है डाटाबेस का जिसपे मल्टीपल यूजर डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि एंड यूजर्स की वर्किंग क्या क्या होती है।
हमारे पास डेटाबेस अगर एज ए वेब एप्लीकेशन, एज ए प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोवाइड होती है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो एज ए हाई लेवल डेटाबेस कमांड्स होती हैं। ये नहीं कि ये एक पर्सन है जो एज ए एंड यूजर काम कर रहा है। अब इसके 3 फंक्शंस हैं। ये डाटा एंट्री का भी रिस्पॉन्सिबल है। इश्यूज ऑफ रिपोर्ट्स, इश्यूज ऑफ रिपोर्ट्स आपके पास डेटाबेस में ना रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं प्रॉपर। इसमें एक पूरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास इसमें ना क्यूरीज क्रिएट होती हैं। क्यूरीज बेसिक ना हमारे 3 पे होती हैं। क्रिएट होती है क्यूरी, इंसर्ट होती है यानी अपडेट होती है, और डिलीट होती है। यानी कि ये हमारा काम बेसिक डेटाबेस में हो रहा होता है, और ये कौन कर रहा होता है? एंड यूजर। इसकी अथॉरिटी हमारे पास किसके पास होती है? एंड यूजर के पास। एंड यूजर एक ऐसा पर्सन है जो इसकी पूरी एप्लीकेशन को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 3 यूजर होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, एंड यूजर होता है, एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? बेसिकली एक पर्सन है, एक यूजर है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑल डेटाबेस की एक्टिविटीज का। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो होल डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन एंड यूजर के तौर पे काम कर रहा है, एक पर्सन एप्लीकेशन प्रोग्रामर के तौर पे काम कर रहा है, तो अब जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो इन दोनों के वर्क का रिस्पॉन्सिबल है। यानी वो पूरी उसी की एडमिनिस्ट्रेशन है। वो डाटा की कॉन्फ़िगरेशन, डाटा की मॉनिटरिंग, इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, ऑल एल्स जितनी भी डाटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीबीए के पास होती हैं। डाटा पर्सनल जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद जैसे हम डीबी कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका नेम्स है, एक्टिविटीज़ हैं। अब कंपनी कौन सी हो सकती है? किसी भी टाइप की हो सकती है। वो डाटाबेस डिज़ाइन कर रही है। अब उसका जो नेम है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करेगा। अब उसकी एक्टिविटीज जो है वो आईटी की डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, विजिटर्स वगैरह की। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा यूजर्स होता है जो बेसिकली पूरी डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा यूजर है जिसके पास ऑल अथॉरिटी है डेटाबेस की। यही डाटा को मैनेज भी कर रहा है, अपडेट्स भी और इंसर्ट डिलीट भी एक्सेट्रा। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली इंस्टॉलेशंस की है, कॉन्फ़िगरेशन है, अपग्रेडेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस है। अभी हम बात करते हैं डेटाबेस की इंस्टॉलेशन। डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको प्रॉपर इंस्टॉल किया जाता है। इस पर हम लेक्चर्स तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका आपके लेवल की जो डेटाबेस है उसकी इंस्टॉलेशन पे टाइम नहीं लगता, वो इजीली इंस्टॉल्ड हो जाती है। लेकिन जो रैकल की डेटाबेस है वो काफ़ी टाइम लेती है, आपको उसकी नीड नहीं है बेटा, इस वजह से ना उस पर लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड होती है। वो जब इंस्टॉल्ड होती है तो उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब उसकी जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो सिस्टम कॉन्फ़िगर करता है उसे। सम सिस्टम्स कम कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास उसकी अपग्रेडेशन है, अपडेट होता रहता है हमारे पास ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है। एडमिनिस्ट्रेशन वो पर्सन होता है जिसको पूरे के पूरे को हैंडल कर है। और लास्ट हमारे पास उसकी मॉनिटरिंग होती है, मेंटेनेंस होती है डेटाबेस की। तो बेसिकली हमारा जो सारे का सारा डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, ये डील कर रहा है, वो एक पर्सन होता है, एक अथोराइज यूज़र होता है जिसके पास इस सारी बात की अथॉरिटी होती है कि उसने डेटाबेस को मेंटेन करना है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप बैंक ले लें, आप कस्टमर केयर सर्विसेज ले लें, या फिर आप ये देख लें नादरा का मोबाइल फ़ोन, हर जगह एक सेपरेट पर्सन होता है जो एज ए डीबीए वर्क कर रहा होता है, जिसे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। हमारा जो आईटी का सबसे मेजर सिस्टम है ना वो आल्फा टावर में है। आल्फा टावर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे आपके पास ना सारी डेटाबेसेस, वेब वर्क, एंड्रॉयड वर्क्स, ऑल गवर्नमेंट्स एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, प्रोसीजर्स हैं, वो अंडर आल्फा टावर की प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनके। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इस सारे को हैंडल कर रहा होता है।
ये देखें हमारे पास डेटाबेस पाइथन में भी सर्च क्रिएट होती है। इसके अलावा ये हमारे पास डेटाबेस की क्यूरीज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है कि डेटाबेस पर्सन्स के पास कौन कौन से स्किल्ड होने चाहिए। पहला ये किसी बेसिक स्टैटिस्टिक्स बताऊँ, यानी उससे पहले बेसिक सारे लॉजिक्स, रूल्स, मेथड, डेटाबेस को कीज होती हैं, डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो सारे के सारे वो पर्सन हैंडल करना जानते हैं। नेक्स्ट है बैकअप्स एंड रिकवरी। बैकअप्स एंड रिकवरी को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। बैकअप्स क्या है, आपके पास कॉपी ऑफ डाटा है, और रिकवरी वो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई डाटा डिलीट हो जाता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी रिकवरी बिल्ट इन आती है। अब ओरेकल की डेटाबेस हमारे पास रिकवरी बिल्ट इन आती है, उसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है जिससे आप उसे रिकवर कर लेते हो, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन डेटाबेस की रिकवरी ऑलमोस्ट अगर आप उसे क्लाउड डेटाबेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको नीड नहीं है, वैसे डेटाबेस की रिकवरी हो जाती है। इसलिए पाइथन की डेटाबेस नॉर्मल यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास एसक्यूएल है, इसमें क्यूरीज होती हैं। क्यूरीज आपके पास मैंने बार बार डिस्कस की हैं कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए ये बात। तो ये बैंक की जो क्यूरीज होती हैं, जो ओरेकल डेटाबेसेस पे बनी होती हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बता रही होती हैं कि आपने कब रिकॉर्ड अपडेट किया है, कब ट्रांजैक्शंस अपडेट किए हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डेटाबेस रिपोर्टिंग्स होती हैं। कि रिपोर्टिंग क्यूरी वो वाली क्यूरी होती है जिसमें आपके पास जो है प्रॉपर एक क्यूरी क्रिएट होती है। उस क्यूरी में आपके पास कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उस क्यूरी में आपके पास पूरी रिपोर्ट क्रिएट होती है। बैंक की जो चेक बुक्स होती है ना, जब आप बैंक अकाउंट क्रिएट करवाते हो तो आपके पास पूरी एक आती है रिपोर्ट कि आपका नेम ये है, आपका CNIC नंबर ये है और आप फलां लोकेशन से बिलोंग करते हैं। वो चीज़ रिपोर्टिंग फॉर्म होती है और वो डाटाबेस से जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा की सिक्योरिटी तो मोस्ट नीड होती है। अब जो पर्सन डाटाबेस या डाटाबेस ओरेकल को हैंडल कर रहा है वो उसकी सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबल है कि किसी वायरस के केस में या किसी भी प्रॉब्लम के केस में वो डाटा लॉस ना हो। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ डाटाबेस की कि डाटाबेस हमारे पास किस तरह इस्टेब्लिश हुई, किस तरीके से हुई और उनकी क्या कैटेगरीज हैं। फर्स्ट डाटाबेस हमारे पास आई 1960 में। कब आई? 1960 में। अब फर्स्ट डेटाबेस हमारी एज ए कंप्यूटर डेवलप थी, फ्लेक्सिबल थी। बाकी हमारी जो फर्स्ट डेटाबेस हैं वो टास्क ग्रुप के तौर पे काम करती थी। टास्क ग्रुप में अभी एक बार डिस्कस की है वर्क ग्रुप डेटाबेस की। तो वर्क ग्रुप डेटाबेस में हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम 25 लोग होते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं, एक पूरा बैच मार्क्स होता है। तो वो 1960 में हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज डेवलपिंग हुई थी। उसमें हमारी जो कस्टमर डिमांड थी वो टास्क ग्रुप थी, तो वर्क ग्रुप डेटाबेस को सपोर्ट करती है ये बात। नेक्स्ट इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो COBOL की हैं। COBOL एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, जिसे हम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। बाकी हमारे पास ये जो 1960 की हिस्ट्री है जो प्रेजेंटेड है डाटाबेस की, ये हमारी एक ऐसी अप्रोच है जो कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकती है, जनरल डाटाबेसेस को सपोर्ट कर सकती है या टास्क डाटाबेसेस को। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है 1973 में। आपने देखा है कि जो 60 की कैटेगरी थी, जो फर्स्ट डाटाबेसेस आई थी वो टास्क डाटाबेस को हैंडल करती थी, जनरल डाटाबेसेस को और कस्टमर डाटाबेस को। अब बात हो रही है 1973 में। तो 1973 की जो डाटाबेसेस हैं वो ग्राफिक को सपोर्ट करती हैं या रिलेशनल मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती हैं। रिलेशनल डाटाबेस एक सेपरेट डाटाबेस है, उसे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल डाटाबेस कौन सी होती हैं। तो ये कहते हैं कि 1975 वाली डाटाबेस में बेसिकली हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज एक्सपोर्ट हुई थी। क्यूरी लैंग्वेज क्या है कि जिसमें आप क्यूरीज देते हो, जिसमें आपकी यूज़र की किसी किस्म की भी क्यूरी हो सकती है, किसी किस्म का वो डाटा डिलीट करवा सकता है या चेंज करवा सकता है। इन केस ऑफ 1974 जब आपके पास यही चीज़ SQL में चल रही थी तो आपके पास फंक्शनल क्यूरी लैंग्वेज सपोर्ट हुई थी, जिससे OSI यानी OSI हमारे पास एक सेपरेट जो है वो मॉडल है। वो 1987 तक उसने काम किया था एज ए ANSI, अमेरिकन नेशनल के तौर पे।
जो हमारी एक ऐसी डेटाबेस को सपोर्ट करता है जो बेसिकली ग्राफिक्स के लिए, रिट्रीवल सिस्टम के लिए यूज होती है। ये देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हमारे पास एनालाइजिंग हुई है, डाटा मेंटेनिंग हुई है, डाटा की वेरिएशंस हुई हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट हुई हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट हुई हैं या डाटाबेस अलर्ट्स हुए हैं। ये सारा काम किसके थ्रू हुआ है? एक वेयर हाउस में, जो किसने किया है? ATL ने, एक डाटा डेवलपर ने, जिसमें अब उसके पास कई लॉजिक्स थी। ERP एंटरप्राइज डेटाबेस की थी, CRM की थी, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस की थी या फ्लैट डेटाबेसेस की थी। अच्छा, इसको उन्होंने एक ग्राफ के जरिए, एक टेबल के जरिए एस्टेब्लिश करवाया है कि हमारे पास 60 से मैक्सिमम 2010 तक जो है वो लॉजिक्स आई थी डेटाबेस की। यानी 60 का भी आपने वर्जन देखा, 70 भी, 80 एंड अदर अप सो ऑन 2010 तक हमारे पास डेटाबेस एस्टेब्लिश होती रही। फर्स्ट में हमारे पास जो डेटाबेस एस्टेब्लिश हुई थी वो एज ए DBMS टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? DBMS टेक्नोलॉजी, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी थी। फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो रिलेशनल एम्पायर्स की आई, यानी रिलेशनल डेटाबेसेस आई। ऐसी डेटाबेस आई जिनमें टेबल्स का कंसेप्ट था, रोज का कंसेप्ट था या कॉलम का कंसेप्ट था, यानी हम कह सकते हैं रिलेशनल एम्पायर डेटाबेसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आई? मल्टी डिमेंशनल्स। मल्टी डिमेंशनल ऐसे वर्क ग्रुप थी जिनमें मल्टी यूजर्स को एक ही टाइम में असेस किया जाता। फिर आपने अभी देखा कि ग्राफिक डेटाबेसेस थी जो GUI के इंटरफेस को सपोर्ट कर रही थी, या हम उसे NoSQL के अलावा भी डेटाबेसेस एस्टेब्लिश हुई है ओरेकल वगैरह की। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ओरेकल की हिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं कि ओरेकल डेटाबेसेस क्या हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन उन्होंने जो हमें सीक्वेंस दिया है अकॉर्डिंग टू बुक रूल के, वो क्या था कि 1960 से 2010 तक की डेटाबेसेस थी। फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो आई वो DBMS की टेक्नोलॉजी थी, फिर रिलेशनल की थी, देन हमारे पास मल्टी डिमेंशनल्स की थी और ग्राफ्स एंड NoSQL। ये हमारे पास ओरेकल डेटाबेसेस की एक हिस्ट्री है जो इसमें हमारे पास ओरेकल की डेटाबेसेस क्रिएट हुई हैं। देखिए हमारे पास ओरेकल के 19 वर्जन आए हैं, जो लास्ट हमारे पास 2013 या कह रहे हैं कि 2018 ओरेकल 19 का वर्जन था। हमारी जो फर्स्ट ओरेकल आई थी वो नेवर एफिशिएंसी, उनमें किसी किस्म की एफिशिएंसी नहीं थी और उनमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था, इवन कि वो क्यूरीज को भी सपोर्ट नहीं करती थी। उनमें ये एक एरर जनरेट होता कि जो सेम नेम के लोग थे, सेम पर्सन या सेम आइडेंटिटी पीपल की थी, उनका डाटा वो करप्ट कर देते थे। फॉर एग्जांपल आपका नेम भी अली है, एक और यूजर का नेम भी अली है, ये बेटे मैं सिर्फ एग्जांपल की बात कर रही हूँ। तो वो जब ट्रांजैक्शन एक अली की होती थी तो वो दूसरे अली का डाटा भी जो है, यानी उसकी भी जो बैंक बैलेंस है वो डिटेक्ट हो जाता था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ओरेकल 1 का कि वो सेम ही पीपल का डाटा जो है वो इनक्रप्ट कर देती थी। दूसरा हमारा ओरेकल 2 है जिसे हम SQL बेस कहते हैं, RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। इसमें वो वाला फर्स्ट वाला एरर तो रिमूव हो गया था, वो वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं क्रिएट होता था, लेकिन इसमें और भी क्यूरी के कुछ एरर्स थे। एक बात और आपको मैं बता दूं, ओरेकल का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत हैवी होता है। ये मैं नहीं चाहती कि आप इंस्टॉल करें, क्योंकि आप लोगों के कंप्यूटर का आपके लेवल पे इसकी नीड नहीं है ना। आपका जो पेपर है उसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क्स की नीड नहीं है, आपको इतनी नीड है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आप पेपर अच्छी तरह सॉल्व कर लें। वो आप अच्छी तरह लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस MPhil मास्टर लेवल पे नीड होती है और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को स्लो कर देता है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या जिस डिवाइस पे एक बार ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाए ओरेकल डेटाबेस का, वो सिस्टम यूँ समझे कि सत्यानाश हो जाता है उस सिस्टम का। इस वजह से हम आज शॉर्ट सा यही करेंगे कि सारी की सारी ओरेकल की जो डेटाबेसेस होती हैं उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हमारे पास जो 1979 का वर्जन था वो SQL को ओनली सपोर्ट करती थी। उसके बाद हम मूव होते हैं ओरेकल 3 की तरफ। ओरेकल 3 हमारी फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस थी, यानी सिर्फ टेबल्स, रोज, कॉलम्स और फील्ड को सपोर्ट करती थी। नेक्स्ट हमारे पास ओरेकल 4 का वर्जन आया 1984 में। उसमें हमारे पास क्या थी कि मल्टी वर्जन थे, रीड ऑफ कंसिस्टेंसी थी,
यानी उसमें कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी क्रिएट थे और मल्टी वर्जन्स भी थे। जो मल्टी वर्जन जब एक ही सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हो जाते हैं तो वो आपके पास डाटा क्या करता है, बार बार अपडेटिंग मांगता है, बार बार उसकी अपडेट करनी पड़ती है आपको सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास ओरेकल 5 का वर्जन आया है, जो हमारे पास क्या है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स हैं। क्लाइंट क्या था, सिंगल यूजर था। सर्वर क्या था, उस एक ही क्लाइंट कंप्यूटर्स के उस सर्वर के साथ मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, 15 जितने भी, वो सारे के सारे उन पे क्लाइंट्स का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि ये शेयर डेटाबेस है। तो ओरेकल 5 में हमारे पास शेयर डेटाबेस का कंसेप्ट दिया था, जो अभी तक हमारे पास यूज़ हो रहा है। ये एक अच्छी बात थी डेटाबेस शेयर की, क्योंकि एक ही पर्सन होता है जिसका डाटा जो है वो बैंक के पास भी होता है, एक ही पर्सन होता है जिसका डाटा नादरा में भी होता है, एक ही पर्सन होता है जिसका डाटा जो है वो मोबाइल फर्नीचराइज में होता है। वो एक ही एनआईसी भी तीनों जगहों पे रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो वो सारी की सारी जो है वो ओरेकल 5 की एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने इस चीज़ को शेयर किया था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क आयो, उसमें हमारे पास लॉकिंग तकनीक थी, बैकअप्स तकनीक थी, रिकवरीज तकनीक थी। लॉकिंग की एक सेपरेट तकनीक होती है, वो डिफरेंट लॉक लगते हैं डेटाबेस को। जिस तरह आप लैपटॉप्स को पासवर्ड लगाते हो ना, मोबाइल्स को पैटर्न्स जो भी करते हो, इस तरह आपके पास डेटाबेस को भी लॉक लगता है। तो ये वाली जो लॉकिंग तकनीक है, ये बेसिकली क्या है, बैकअप तकनीक है जो डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। डिस्क आईओ यूनिट्स की या कंप्यूटर डिस्क की ना सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिसिपेट्स हैं, डिफरेंट पार्टीशन हैं इसकी। और जब आप जिस पार्टीशन पे, ये आपका ओरेकल 8 का बात है कि जिस पार्टीशन पे या जिस पोर्शन पे आपकी ओरेकल इंस्टॉल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, उसमें बाकी डाटा को स्टोर करने की गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद इंटरनेट कंप्यूटिंग, ओरेकल 8 के बाद ओरेकल 8 आई एस्टेब्लिश हुई है, जिनमें इंटरनेट कंप्यूटिंग हुई है, जिनमें ऑनलाइन कंप्यूटिंग कह सकते हैं या आप क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं। यानी ओरेकल से ही डायरेक्टली डाटा जो है वो क्लाउडिंग हो जाता था, यानी ब्राउजर स्टोरिंग हो जाती थी। उसके बाद आपके पास ओरेकल 9 आई है, और ओरेकल 9 आई में ओरेकल RAC थी, जिसकी डिफरेंट तकनीक थी, जिसमें ग्रिडिंग कंप्यूटिंग थी, जिसे हम ओरेकल 10 GB कह सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ओरेकल 11 जी आई है 2007 में, जिसमें आपके पास क्या थी, अवेबिलिटीज थी, मैग्नेटिक्स थी, डिफरेंट डायग्नोसिबिलिटीज थी, यानी डिफरेंट कैटेगरीज उसमें यूज़ हो सकते थे। ओरेकल 12 सी आपके पास क्लाउडिंग प्लगिंग थी, जो आपके पास ओरेकल 8 आई है, ओरेकल 9A की तकनीक थी 1997 की भी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में आई है ओरेकल 18 है, वो हमारे पास फंक्शंस हैं, एक्टिव डायरेक्टरीज हैं, एक्टिव सर्वर टास्क हैं उनके। नेक्स्ट हमारे पास ओरेकल 19 है, जो ऑटोमेटेड हैं, टेस्टिंग्स हैं, क्यूरीज प्लान है, इंडेक्सिंग है। और ये हमारी सारे के सारे जो ओरेकल 1 से ओरेकल 19 तक हैं। अभी हमारा जो करंट वर्जन यूज हो रहा है वो ओरेकल 19 का है, जिसमें आपके पास इंडेक्स में फाइल स्टोर होती है, एक पूरा क्यूरी प्लान होता है। इंडेक्स वो एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें किसी भी यूजर की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। वो क्या डेटाबेस की सिक्योरिटी होती है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में रखी हुई होती है हर यूजर की। क्यूरी प्लान अब जो ओरेकल 19 में यूज होता है, वो आप किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन किसी भी प्लेसमेंट से करते हैं तो फिर फॉर आपकी ओरेकल डेटाबेस रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। उसकी जो अपडेटिंग है वो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के थ्रू होती है, यानी उसने उसका डाटा क्लाउड स्टोरेज किया हुआ है। जैसे ही आप अपडेट करते हो तो आपको वाइव मैसेज के थ्रू डाटा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। लास्ट हमारे पास ये 3 केसेस पे डिपेंडेंट होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग होती है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी एक जावा लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो ओरेकल्स को भी सपोर्ट करती हैं, जो सम क्यूरीज के लिए यूज हो सकती हैं। तो आपकी क्यूरी की जो इसकी डेटाबेस की हिस्ट्री है वो उसी ही स्टेजेस में आ रही है कि 1960 से 2000 तक चल रही हैं। तो डेस्कटॉप है, मेजर रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इन लास्ट हमारा चैप्टर 1 एंड हो जाता है, और चैप्टर 1 में आपने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं
वो आपके सामने हैं। आपने सारे लेक्चर्स गौर से देखने हैं, क्योंकि एक पार्ट आपका क्वेश्चन का जो है वो लॉजिकली होगा और दूसरा थ्योरेटिकली होगा। एटलीस्ट आपने इतना अच्छा किया हो कि आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। 3 होते हैं करने, उनमें से 2 होते हैं, यानी 6 क्वेश्चन होते हैं, आपने 3 करने होते हैं। ए और बी की पार्ट की डिवीजन होती है। पेपर डेटाबेस का थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, इस वजह से इसमें आपके शार्ट क्वेश्चंस होते नहीं है, तो डेट मैंने भी आपके लिए लॉन्ग ही रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने पूरी हिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाती है तो सारी एक्सप्लेन करनी है कि 1960 में हमारे पास डेटाबेस आई थी और 2018 में ना आपके पास लास्ट वर्जन आ रहा है ओरेकल 19 का। तो ओरेकल 19 तक हमने सारी उसकी डिटेल लेनी कि 1960 का वर्जन ये था, 73 तक ये था। उसके बाद हमारे पास ओरेकल डेटाबेस यूज हुई है और ओरेकल के जितने वर्जन है ओरेकल 1 में ये हुआ, ओरेकल 2 में, ऑल एल्स जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारे का सारा आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, एक्सप्लेन इट विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटाबेस बेसिकली होती क्या है। आपने देखा है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसके लिए यूज आता है, डाटा को सिक्योर करने के लिए। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे आपने डिटेल में एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम। आपने ये बात देखी है कि फाइल सिस्टम वो वाला सिस्टम था जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम था, जहां पे आपको डाटा को स्टोर करने की कोई अच्छी एबिलिटी नहीं थी, वहां आपके डाटा करप्ट हो जाता था। जबकि डेटाबेस का जो सिस्टम है वो आपका लेटेस्ट सिस्टम है और आपके पास सिक्योरिटी है इसमें, और डाटा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर्ड रहता है। और हमारे पास चल ही अब डेटाबेस नहीं, अब हमारे पास फाइल सिस्टम का कंसेप्ट ही नहीं है। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट, कस्टमर केयर जो भी देखिए आपके पास हर जगह डेटाबेस यूज हो रही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, हाउ कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डेटाबेस सिस्टम। कि आपके पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ लिमिट्स हैं, अगर आपके पास वो लिमिट्स हैं तो हम उन्हें डेटाबेस की सिस्टम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डेटाबेस का पेपर बहुत मुश्किल होता है, इसके क्वेश्चंस ही आपने गौर से देख के समझने कि आखिर बार आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। वो वहाँ पे क्या लिमिटेशंस थी, कंसिस्टेंसी थी, आपके पास बैकअप्स की कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई किसी किस्म के डाटा की रिकवरी नहीं थी। तो उसके बाद आपके पास डाटा सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ तो उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसने इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी, लो कॉस्टिंग थी और डाटा को इजिली जो है वो मेंटेन किया जाता। इस तरह हमारा चैप्टर 1 एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 की तरफ मूव हो जाएंगे और चैप्टर 2 में हमारे पास डाटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स और तकनीक डिफाइन हुई हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो डाटाबेस के मॉडल्स हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह।